जय हिंद। ये देखिए डेली जीके जीएस का ये टेस्ट नंबर 41 है, जो कि हम मतलब यहाँ कम्प्लीटली देखेंगे। और ये खान सर उनका टीम के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है। तो जैसा आपको बता दें कि इससे पहले हम 40 तक ले आपको मतलब अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और यहाँ इसमें अब 50 प्रश्न रहता है और जीके के अलावा साइंस और करेंट अफेयर कम्प्लीटली रहता है। तो इस तरह से अगर आपका कहीं भी जीएस वगैरह एग्जाम में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और अगर आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग का पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा जल का आपका कृषि क्षेत्र में खेती में होता है और दूसरा नंबर हम लोग का क्या है तो औद्योगिक क्षेत्र में आपका किया जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में क्या है कि सत्य है, उसके सत्य की ही आपको पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। लेटराइट मिट्टी उच्च ताप और भारी वर्षा के कारण क्षेत्र में विकसित होती है। तो बात सही है, यह आपका मतलब यह उच्च ताप ही चाहिए, उसका भारी वर्षा के कारण यह बनता है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लेटराइट मिट्टी जैविक यानी कि ह्यूमरस समृद्ध होती है। गलत बात है, इसमें ह्यूमरस समृद्ध यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत मात्रा में कमी होती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर आपका गलत है, केवल 1 ही आपका सही है। तो 2 का आपका आंसर ए नंबर हो जाता है। बाकी लेटराइट मिट्टी में आप जानते हैं कि इसमें चाय और क्या आते हैं काजू की खेती की जाती है। इसके अलावा लाल मिट्टी में याद रखिएगा मुख्य रूप से आपको कहवा की खेती होती है और काली मिट्टी में कपास के लिए इसमें खेती होता है। बाकी जलोढ़ मिट्टी में तो रबी और खरीफ की फसल क्या होता है और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है तो पेडोलॉजी कहलाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको रिकॉल करके रखना होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय के किस राज्य में ऋणात्मक, यहाँ क्या करा है ऋणात्मक जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको कौन सा है तो वह नागालैंड है, एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या घट गया था 2011 के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक कौन सा राज्य में है तो आपको उत्तर प्रदेश में। हालांकि अगर इसमें तमिलनाडु रहता तो प्रथम स्थान पे हो जाता और यूपी आपका 2 नंबर पे हो जाता है। जबकि नवीनीकृत अगर राज्य पूछा जाता है तो गोवा आपको होगा। ये चीज़ याद रखना, लगभग 21% के साथ में है, वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा नगर में रहती है। चलिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक मतलब जैविक फसल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखेगा मध्य प्रदेश है। और जबकि जैविक खेती अपनाने वाला सबसे पहला अगर राज्य का पूछेगा तो आपको कौन सा है तो सिक्किम है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका होता है कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में होता है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी के बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा आपको कौन सा सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जबकि कहवा का मंडी अगर पूछा जाता तो आपको कौन सा होता है तो साओ पाउलो आपको होता है। और भारत में देखेंगे तो कॉफ़ी आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न हम लोग का देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मशरूम के संदर्भ में कथन पर विचार करना है और कथन सत्य है उसकी पहचान करना है। तो चलिए यह एक खाने योग्य होता है, कवक है, तो ये आपका सही है। बाकी कवकों का अध्ययन याद रखिएगा माइकोलॉजी कहलाता है। यह मिट्टी के अलावा लकड़ी पर भी उगाया जाता है, तो ये भी आपको सही है। भारत में मशरूम कृषि की शुरुआत 1961 में हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुआ था, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से अगर आपको देखेंगे तो 7 का तीनों के तीनों ऑप्शन आपको क्या हो जाता है कि सही है। चलिए जबकि जानते हैं कि सोयाबीन से भी अत्यधिक प्रोटीन आपको किससे मिलता है तो आपको मशरूम में ही मिलता है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा माइकल मधुसूदन साहब को क्या किया था कि प्रदान किया गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का क्या किया था कि अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था। तो याद रखिएगा चार्ल्स डिकेंस ने आपको अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था। बाकी 10 नंबर प्रश्न है किसने कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना जो कि है शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो याद रखिए सर विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में किया गया किसका तो शकुंतला का। किनका है तो कालिदास का लिखा हुआ यह किताब है। कालिदास को और भी बहुत सारा किताब है, जैसे वाल्मीकि हो गया है, मेघदूतम हो गया है, रघुवंशम हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं।
11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को अगर के लेकर। तो चलिए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था, क्योंकि छोटा ही पद दिया जाता था प्रशासनिक में। जैसे पुलिस वगैरह विभाग में देखे तो सिर्फ दरोगा तक ही रहता था, उसके ऊपर वाला जितना बड़ा पद होता था तो वो अंग्रेज अपने लिए मतलब उस पर नियुक्त होते थे डायरेक्ट। तो चलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 11 का। ए नंबर मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे। तो याद रखिएगा, वह चार्टर्ड अधिनियम आपको 1813 में आपको यह 13 पे थी वाला में दिया गया था। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन हम लोग का कि वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था लॉर्ड डलहौजी के समय, कौन सा एक कथन सत्य है। तो यहाँ पे भी सत्य की पहचान करना है। तो चलिए, सहायता अनुदान व्यवस्था मतलब ग्रांड एंड एड के रूप में शुरुआत किया गया था, तो बात सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना का सिफारिश भी की गई थी, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों के लिए शिक्षण माध्यम के लिए अंग्रेजी को मान्यता दिया गया था, गलत है, क्योंकि यहाँ सभी स्तरों को नहीं दिया जाता था, नीचे वाला स्तर के ही फिर भारतीय व्यक्ति को इस तरह का भाषा सिखाया जाता था। इस तरह से 13 का ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 ही आपका क्या है कि सही है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, किसी बंदूक से एक गोली दागी जाती है जिससे बंदूक पीछे की ओर हटती है, बंदूक की गति जो ऊर्जा होगी वह गोली की गति ऊर्जा से कैसा मतलब कितना होगा। तो याद रखिएगा, वह क्या होगा कि आपका कम होगा, इसीलिए बंदूक पीछे की ओर क्या हो जाता है कि घसक जाता है। चलिए, 2 विभिन्न द्रव्यमानों के गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, तो अधिक संवेग वाली गेंद क्या होगी। तो याद रखिए, अधिक संवेग वाली आपका भारी होता है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं कि संबंध F बराबर R/2, यानी जो फोकस दूरी होती है और त्रिज्या की आधी होती है, किसके संबंध में है। तो याद रखिए, वो आपको उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण में, दोनों के लिए आपको यही मुख्य रूप से आपको समान होता है। 17 नंबर है, 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो याद रखिए, वह कैसा होता है, तो आपका घर्षण होता है। 18 नंबर प्रश्न है, उस विकिरण की ऊर्जा का नाम बताएं जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा के मामला में देखेंगे तो सूक्ष्म तरंगे जो होती है वह उसका होता है। 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा तत्व जो है मतलब प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं होता है। तो याद रखिए, क्लोरीन तो है, नाइट्रोजन है, और ये हीलियम जो है यही आपको नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, 19 का आपका जो बी नंबर 2 नंबर आंसर होगा। 20 में से किस में तत्व वह है जो कि समान आवर्त में पाए जाते हैं। तो यहाँ समान आवर्त वाला के पहचान करना है, तो याद रखिए कौन है, 20 का ये हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम का कितना होता है 11 होता है। इस तरह से अगर आप इसको लिखेंगे तो 1s2 हो जाएगा और 2s। चलिए, इस तरह से अगर इसको देखते हैं 11 तो 2 8 और ये 1 हो गया। उसी तरह से क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन का 2 8 और ये 7 हो गया। तो इस तरह से अगर आप देख लीजिए तो कितना समान आवर्त में ये पाया गया, और ये कितना तो तीसरा आवर्त में है। इस तरह से अगर आप देखें तो 20 का आपका ए नंबर हो जाता है। बेंजीन में कार्बन परमाणु पर निम्न मतलब क्या होता है, संकरण पाई जाती है। याद रखिए, उसमें sp2 पाया जाता है। तो बेंजीन के अलावा ग्रेफाइट में भी होता है, जबकि हीरा में sp3 पर संकरण आपको देखने को मिलता है। और बेंजीन का सूत्र याद रखिएगा, रिकॉल कर लीजिए, C6 और H6 आपको ये तो C6H6 आपका होता है। और इसमें याद रखिएगा आपको कितना सिग्मा बॉन्ड आपको पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड टोटल 12 पाए जाते हैं, और पाई बॉन्ड आपको कितना देखने को मिलता है तो 3 गो पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। इसका कैसा आकृति होता है तो वलय के आकार का होता है बेंजीन का। चलिए, 22 नंबर प्रश्न है कि 3D10 4s1 किस ब्लॉक का तत्व है। तो याद रखिए, वो आपका डी ब्लॉक का तत्व है। 23 नंबर प्रश्न हम लोग का कहता है कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर, याद रखिएगा, तो यहाँ पे विभवांतर का पूछा जा रहा था। याद रखिए, किसके लिए होगा तो प्रतिरोध के समानुपाती आपका होता है। भारत में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार का मतलब क्या है कि छूट आपको प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है, और यहाँ उपयोग करके सही उत्तर की आपको पहचान करना है। तो अपने कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं है, तो सही है। वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उपस्थित होने के लिए नहीं मतलब क्या है उपस्थित होने के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कि ये भी सही है आपको।
उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही किसी अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो ये भी आपका सही है। इस तरह से राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो 24 का आपका यह डी नंबर है, तीनों के तीनों सही है। बाकी राष्ट्रपति का आप ट्रिक जानबे करते हैं, पकानी कोका दुयो दशम होता है और ये 52 से लेकर कहाँ तक ले आपको रहता है तो 61 तक ले है। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 42वां संविधान संशोधन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा NDPSP के बारे में कह रहा है, यानी कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। तो ये सही है। यह 39 में आपका है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो ये भी 39 के क में है, तो सही है। आय और स्थिति सुविधा अवसरों को असमानता को कम करना। तो यह आपको DPSP में नहीं है। हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना, तो ये भी आपका नहीं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन में यही आपका 2 जोड़ा गया था, 1 और 2, ये आपका जोड़ा गया था। तो इस तरह से 25 का ए नंबर आंसर आपका हो जाता है। चलिए 26 नंबर सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे भी कथन में विचार करना, सही कथन की पहचान करना है। तो राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित तय करने की कोई शक्ति नहीं है। तो बात सही है, नहीं कर सकता है। तो चलिए ये सही हो गया। उसी तरह से राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। और इसके अलावा चलिए राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है, बल्कि क्या करती है कि करती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर आपका गलत है। और इस तरह से 26 का अगर देखेंगे तो आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। 1 और 2 क्या है आपका सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो है 32 के तहत मतलब प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही है? तो इसके बारे में आपको पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। इसे किसी कार्यकारी आदेश या कानून के संवैधानिक निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता है यदि किसी सीधे तौर पर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो बात सही है। यह 32 के तहत या 5 तरह का रीट आपको जारी किया जाता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास मूल और विशेष क्षेत्राधिकार आपका है। तो ये आपको क्या होगा कि गलत है। यह संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी दूर किया जा सकता है। तो ये क्या है कि आपका सही है। इस तरह से अगर आपका देखेंगे तो 27 का आपका सी नंबर हो जाता है। 1 और 3 क्या है कि आपका सही है, सिर्फ इसमें 2 आपको क्या है कि गलत है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 28 कह रहा है कि राज्यपाल के लिए के बिल को अपने पास जो कि राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेजा जा सकता है? तो इसके लिए याद रखिएगा कोई समय सीमा नहीं है। और बाकी राज्यपाल के लिए याद रखिएगा कौन सा ट्रेन है? तो रकानी कायो सस है। तो रकानी कायोसस आप याद रख सकते हैं। तो राज्यपाल का आपका उसमें से आसानी से मतलब आपका पकड़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद विधि निर्माण कर सकती है। और ये राज्य सूची में कब करती है संसद? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 249 के तहत करता है। और अभी संसद में कौन? तो राज्यसभा। इस तरह से 29 का आपका सी हो जाएगा। देखिए राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का एक प्रस्ताव पारित करे जिसमें यह घोषणा की जाए कि राज्य सूची संबंधित विषय विधि निर्माण करना राष्ट्रीय हित में मतलब समाहित है। तो इस तरह से देखेंगे ये आपका अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संशोधन करती है। और कितने सालों के लिए करती है? तो 1 साल के लिए करती है। और इसे बार बार 1-1 साल के लिए और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। 30 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर क्या करना है? यहाँ भी विचार करना है। और कथन कौन सा इसमें से सही है ये भी आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी केंद्रीय विधि संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय के अधिकारित नहीं है, बल्कि है वो किसी मतलब वह कर सकता है कि अनुच्छेद 226 के तहत जानते हैं कि ये आपको हाई कोर्ट कर देता है। भारतीय संविधान के किसी भी संशोधन मत पर भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। क्या कर सकता है? उठा सकता है। इस तरह से अगर देखेंगे ये भी आपका गलत है। तो इस तरह से 30 का डी नंबर हो जाएगा। 4 न तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कॉर्पोरेट बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित पर भी यहाँ पर क्या करना है कि विचार करना है। तो 31 का तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में चलिए तो देखते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड केवल निजी निगमों द्वारा जारी किया गया ऋण प्रतिभूतियाँ होती है, तो ये आपको गलत है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करता कंपनी स्वामित्व हित नहीं होता है। इसके विपरीत जब कोई कंपनी इक्विटी स्टॉक खरीदता है तो ये आपका सही है। इस तरह से ये 2 नंबर हमारा सही हो जाता है। चलिए भारत में सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों, बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए मतलब वित्त पोषण, बैंक ऋण और सरकारी वित्त की तुलना में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के माध्यम से अधिक होते हैं। अधिक नहीं होती है बल्कि यह कम होता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 31 का केवल 2 नंबर आपका ऑप्शन क्या है कि सही है।
चलिए 32 नंबर प्रश्न आता है, खुले बाजार के संचालन के संबंध में कथनों पर भी यहाँ पे सही कथन का ही पहचान करना है। तो देखते हैं 32 का, बाजार में रुपए की तरलता की स्थिति को समायोजित करने के लिए उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार संचालन का संचालन किया जाता है। तो बात सही है, ताकि तरलता को कम किया जा सकता है। बैंकों द्वारा ऋण उधार रखने में मदद करने के लिए मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा की जाने वाले दिन प्रतिदिन संचालन खुले बाजार संचालन का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि क्या होती है कि यह होती है। इस तरह से 2 नंबर आपका गलत है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से खुले बाजार का संचालन करता है और सीधे जनता से व्यवहार नहीं करता है। तो ये आपका सही है। इस तरह से 32 का देखेंगे तो 1 और 3 सही है, इसका मतलब यह सी नंबर होगा आपका आंसर। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 33 कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज के संबंध में कथनों पर यहाँ पे भी आपको विचार करना है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज भौगोलिक रूप से परिक्षेत्र जो जिसमें व्यवसाय और व्यापार से संबंध में नियम और प्रथा देश के बाकी हिस्सों से भिन्न होती है। तो बात सही है, कुछ खास स्थिति क्षेत्र में क्या किया जाता है, उसको छूट दिया जाता है, तो उससे संबंधित है। चलिए अगला उसका एथी में ऑप्शंस में देख रहे थे, तो क्या कर रहा है कि वही सेज अधिनियम 2005 जो कि निर्यात संबंध में बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है। तो ये भी आपका सही है। इनकी शुरुआत पहले भारत निर्यात प्रसंस्करण मतलब पर निर्भर था, जो विदेशी निवेशकों के प्रभाव डालने में विफल रही थी, तो 1991 से पहले। तो ये भी आपका सही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका तीनों के तीनों कथन आपको क्या है कि सही है। चलिए 34 नंबर प्रश्न आते हैं, क्राउडिंग आउट के प्रभाव से मतलब इस पर विचार करना है। तो चलिए इस क्राउडिंग आउट प्रभाव से तात्पर्य है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के जिसके लिए अधिक धन उधार लेना पड़ता है निजी खर्च को कम कर देता है। तो ये बात सही है। इसके अलावा उसके असर अर्थव्यवस्था ब्याज दरों पर भी पड़ता है, ये भी सही है। क्राउडिंग आउट जो कि होता है प्रभाव से उच्च परिणाम की अर्थव्यवस्था में आय भी कम हो सकती है, तो ये भी आपका सही है। 34 का अगर देखें तो ये डी नंबर आपका आंसर हो जाता है। 1 2 3 तीनों के तीनों आपको सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारस्परिक जो होते हैं पारस्परिक व्यापार समझौता आरटीए में शामिल आपको कौन कौन से होते हैं। तो चलिए मुक्त व्यापार समझौता ये भी होता है, मतलब मानी व्यवस्था ये भी है, आम बाजार ये भी सही है, और सीमा शुल्क संघ ये भी सही है। तो उपयुक्त में से 35 का डी नंबर हो जाएगा। चारों के चारों आपको ऑप्शन सही है। 36 का क्वेश्चन कहता है कि कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका आपको देखेंगे तो जीवाणु आपको होता है, जबकि सजीव और निर्जीव के मामला में दोनों पूछता है, तो आपको याद रख कौन सा हो जाता है आपको, तो विषाणु हो जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा कमी किसकी होती है, तो ये आपको कैल्शियम और लोहा का कमी हो जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा आपको इंसुलिन के भी महिलाओं में आपको क्या हो जाता है कि कमी हो जाता है। चलिए आहार नाल में क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद आपको क्या होता है। तो याद रखें कौन सा होता है, तो आपको ग्लूकोज होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे, कोशिका के किस भाग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जानते हैं ऊर्जा के लिए आपको कौन सा है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है। तो 39 का सी हो गया। लाल रक्त कणिकाओं के अनुमानित जीवन काल कितना होता है, तो 20 से आपको 120 दिन होता है। और लाल रक्त कण का यानी कि आरबीसी का अगर उसका नाम देखेंगे तो इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से आपको जाना जाता है। तो ये भी आपको रिकॉल रखना होगा। चलिए अब यहाँ से करंट अफेयर हम लोग का शुरू होता है 41 से। तो देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट आपको किया था। याद रखो राज्यसभा के लिए। हाल ही में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, तो रिकेन यामामोटो ने आपको जीत लिया है। मिस वर्ल्ड 23 का खिताब किसने जीता है, क्रिस्टीना पिचकुआ ने आपको जीता हुआ है। हाल ही में किस राज्य में कोचरबा आश्रम का उद्घाटन किया गया था। याद रखें कहाँ पे आपको, तो गुजरात में आपको किया गया। चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आसिफ अली आपको जरदारी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है। तो याद रखिए वो अरुण और वरुण दोनों से है। इस तरह से अगर 46 का आपका डी नंबर आंसर हो जाता है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली जेट जो कि शूट रेस का आयोजन आपको कहाँ पे देखने को मिला, तो आपको यूएई में हुआ है। हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज आपको कौन बन गए हैं, तो ये जेम्स एंडरसन आपको हो गए।
खसरा और रूबेला वैक्सीन चैंपियनशिप किस देश को आपको प्रदान किया गया था? याद रखिए वो आपको भारत को किया गया है। और ये 50 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। और सेला सुरंग का जबकि किलोमीटर की लंबाई 12.08 आपको किलोमीटर है। और यह सेला सुरंग भारत और भूटान के मतलब सीमा वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये कम्प्लीटली हम लोग का हो जाता है सेट। और आगे का सेट देखने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल्स पे आप बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में अपना क्या करें कि शेयर करें अधिक से अधिक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद। एक और बात आपको बता देते हैं कि आपको इतना बोलने के बावजूद भी आप इसे शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर आप शेयर करने की कोशिश करें। बनाने में वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है।